हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लॉर्ड डलहौजी के बारे में, लॉर्ड कैनिंग के बारे में, उससे पहले मैंने विलियम बेंटिक के बारे में और उससे पहले मैंने वॉरेन हेस्टिंग्स, सभी के सभी जो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल थे उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो जिन लोगों ने पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। आज हम देखेंगे लॉर्ड मेयो के बारे में, इनका कार्यकाल क्या था। तो इनका कार्यकाल था 1869 से लेकर 1872 तक। इनके कार्यकाल में की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो एक कृषि विभाग थी और दूसरा था इनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही शुरू की गई थी। तो पहली बार जनगणना जो की गई थी वो इन्हीं के टाइम पर की गई थी। और इनका एक महत्वपूर्ण काम है, मेयो कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने अजमेर में की थी 1872 में और 8 फरवरी 1872 को चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। अफगान शेर अली अफरीदी ने इनकी हत्या कर दी थी। आगे देखते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नॉर्थब्रुक के बारे में क्या क्या है। इनका जो टाइम पीरियड था 1872 से लेकर 1876 ईस्वी तक का था। इन्हीं के टाइम पर बंगाल में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था और इन्होंने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाकर मद्रास भेज दिया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ था। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आंदोलन जो काम है, जो कूका आंदोलन है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इनके टाइम पर। इसी के समय में सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि भी हुई थी। ये दोनों ही पॉइंट इनके टाइम के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं लॉर्ड लिट्टन के बारे में। वीडियो आप देख रहे हैं और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। तो लॉर्ड लिट्टन के बारे में, लॉर्ड लिट्टन का जो टाइम था 1876 से लेकर 1880 तक था। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। इनके बारे में पूछा जाता है। निबंध लेखक एवं साहित्यकार भी ये थे। साहित्याकांश में इसे ओवन मेरेडिथ नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था? ओवन मेरेडिथ। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयंकर अकाल पड़ा था। लिट्टन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। रिचर्ड स्ट्रेची क्या था पूछा जाता है, तो ये अकाल आयोग बनाया गया था इनकी अध्यक्षता में। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया गया था। किसके टाइम पर? लॉर्ड लिट्टन के टाइम पर। मार्च 1878 में लिट्टन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। ये इसके टाइम की सबसे बेकार घटना, मतलब बेकार काम था और इसने ऐसा किया था कि प्रेस के माध्यम से कोई भी अपने विचारों को नहीं लिख सकता था। विशेषकर राष्ट्रवादी जो समाचार पत्र थे जैसे कि सोम प्रकाश था को प्रतिबंधित करने के लिए इसने ऐसा काम किया था। सोम प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा पत्र था, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी। कुल मिला के ये था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? मुंह बंद करने वाला एक्ट इसको एक तरीके का कहा जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी इसमें नहीं, सरकार के खिलाफ आपने कुछ भी छापा तो वो सीधे के सीधे उसे बंद कर दिया जाता था। आज के टाइम में मैं बहुत तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मीडिया कई हद तक, ये मेरा मानना है, मीडिया कई हद तक बहुत सारी रियलिटी को हमारे सामने नहीं ला पाती है। उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, आज के टाइम पर भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। ये तो नहीं कहूँगी कि ये चीज़ें जब्त हो जाती हैं, बट उनका कहीं ना कहीं उनको उतना फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए आप देखते हैं बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो सरकार के मतलब प्योर चाटुकारिता करते हैं। जो सरकार ने कुछ भी किया, अच्छा किया, बुरा किया, सही किया, गलत किया, सही किया तो किया ही है, लेकिन बुरा भी किया तो भी बताएंगे। जबकि लोकतंत्र में होना ये चाहिए कि चीज़ों को बैलेंस रखना चाहिए। जो चीज़ सही है उसको सही कहा जाए और जो चीज़ गलत है उसको गलत कहा जाए। लेकिन अफसोस ये है कि ऐसा हो नहीं पाता है। अक्सर कर जो प्राइवेट चैनल हैं एक ही न्यूज़ को 100 बार दिखाएंगे और उसको, झूठ को भी इस तरीके से दिखाएंगे कि वो सच लगने लगता है। आधी कटी छपी हुई जो फुटेज होती हैं उनको कई बार दिखाया जाता है, रियलिटी बहुत तरीके से छुपाई जाती है। तो इन चीज़ों का नहीं होना चाहिए। मीडिया हमारा इतना बड़ा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ, और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन फिर भी
आज भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं और ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए एक लोकतांत्रिक कंट्री में, लेकिन ये होती रहेंगी और होती रहती हैं। तो सरकार उनकी प्रिंटिंग प्रेस सहित क्या कर लेती, सारी संपत्ति जब्त कर लेती थी। जो मैंने बोला है, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नोट में देखिए, पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। ये एक ऐसा अखबार था जिसने इसका समर्थन किया था, तो आप ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के समय में सन 1878 को भारतीय शस्त्र अधिनियम भी पारित हुआ था, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने का लाइसेंस भी अनिवार्य बना दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा इतने प्रतिबंध लगाए गए कि भारतीय अपने तरीके से किसी भी तरीके से सुरक्षा नहीं कर सकते। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं के प्रवेश की जो आयु थी, अधिकतम सीमा 21 से घटाकर 19 कर दिया। बताइए इसमें भारतीय कैसे पार्टिसिपेट कर पाते? इसका रीज़न ही यही था कि 21 वर्ष से घटाकर इसने 19 वर्ष कर दी। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1859 में आयु की सीमा को घटाकर 22 वर्ष और 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। लिट्टन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। ये इसके समय के महत्वपूर्ण काम, लॉर्ड लिट्टन के ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आपको जहाँ भी लगता है अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको नोट्स का ही सहारा मिलेगा। ना आप किसी का वीडियो सुन सकते हैं, ना ही आप कोई किताब पूरी खोल के देख सकते हैं कि किसमें कहाँ मैंने क्या लिखा था। ये सब नहीं हो सकता। किसी दूसरे के नोट से आप पढ़ेंगे भी ना तो आपको वो चीज़ नहीं आएगी जो आप अपने नोट से खुद बनाकर लिखते हैं। तो मेरा हमेशा एक ही टारगेट रहता है, मैं हमेशा यही हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग कोशिश करें कि अपने नोट्स खुद बनाएं, किसी और के नोट्स को फॉलो ना करें। आपको समझने के लिए ज़रूरत पड़ती है, आप दूसरे के नोट्स देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये कह सकता है कि जो उसने पढ़ा दिया वो सफिशिएंट है। स्पेशली सिविल सेवा सर्विसेज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कोशिश करें अपने खुद के नोट्स बनाएं, खुद के नोट्स को रिवाइज करें। जैसे आज आपने एक टॉपिक पढ़ लिया है, पढ़ने का हमेशा एक तरीका होता है। आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, आज आपको वो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप उसे एक हफ्ते बाद देखेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो आज भी आप पढ़ें और 12 घंटे के अंदर आप उसे एक बार फिर से रिवाइज करें और फिर अगले दिन उसे 24 घंटे के बाद रिवाइज करें और फिर आगे आने वाले टाइम में आप उसे 2-3 दिन के बाद रिवाइज करें और फिर एक हफ्ते में। आपको ये ज़रूर मेरा दावा है कि आप वो टॉपिक फिर नहीं भूलेंगे। अगर एक टॉपिक को आप 5 से 6 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा एग्जाम में। आप एटलीस्ट जब आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे और जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको बहुत सारे फैक्ट ऐसे ही याद आ जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।